सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ जुल्करनैन हैं। टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान बार काउंसिल के अमजद शाह साहब मेरे साथ हैं और मारूफ सहाफ़ी जनाब हसीब भट्टी साहब भी स्काइप पर हमारे साथ हैं। शाह साहब अभी ट्रैवल कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं, लेकिन जल्द वो पहुँच जाएंगे किसी ऐसी जगह जहाँ पर स्काइप अवेलेबल होगा, तो फिर इंशाल्लाह उनसे बज़रिया स्काइप बात करते रहेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि अजीब मुल्क है हमारा और मीडिया की अजीब तरजीहात हैं। एक शेर कराची में निकल आया, हर शय गायब हो गई है, महंगाई गायब हो गई, इंतखाबात गायब हो गए, सुप्रीम कोर्ट गायब हो गई, लोगों के मसाइल, बिजली के बिल, और पिछले कोई पता नहीं कितनी देर से, आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ, वो शेर इधर आ गए, शेर इधर बैठ गए, शेर उठ गए, शेर लेट गए, शहरी आ गया, शहरी चला गया, वाइल्ड लाइफ आ गई। यानी ये इस कमाल है। मैं सलाम पेश करता हूँ इस मेन स्ट्रीम मीडिया को कि ये इनकी तरजीहात ये इस तरह से तय करते हैं। हमेशा नॉन इशू, कभी सारा दिन शेर फिरता रहता है, कभी सारा दिन हेलीकॉप्टर फिरता रहता है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जारी रहती हैं। और एक और चीज़ अभी जुल्करनैन ने बड़ी ज़बरदस्त कही कि एक अभी हम देख रहे थे, तो एक तो फिर ये बात भी तय कि शेर जब भी निकलेगा या आएगा तो पकड़ा ही जाएगा, पिंजरे में ही जाएगा, ये जो मर्ज़ी हो जाए, शेर आएगा या निकलेगा तो पकड़ा जाएगा और पिंजरे में जाएगा। बहरहाल अब हम शेर से निकलते हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो आज एक डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की एक मीटिंग है और इसमें यूनानिमस सब कुछ हुआ है। आसमा जहांगीर ग्रुप और प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप सब वहाँ पर शरीक थे और उन्होंने महंगाई पर कंसर्न का इजहार किया। उन्होंने वकला के घरों पर जो रेड है उस पर उन्होंने कंसर्न का इजहार किया और ये कहा कि वापस लें आप FIR। और सबसे अहम बात है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन से कि आप 90 दिनों के अंदर अंदर आइन के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 3 मेंबर बेंच है उसने आज भी नैब की जो तरामीम है उसके हवाले से अपनी समाअत जारी रखी। कल भी वो होगी और परसों उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन है जो इलेक्शन नहीं करवाए गए KPK में और पंजाब में, उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक रिव्यू की पिटीशन दी थी उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है। 3 मेंबर बेंच जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब इसकी समाअत करेंगे। लेकिन मैं देख रहा था फाइनल काज लिस्ट पे, वेरी इंटरेस्टिंगली उसमें एक ये चीज़ है, मुझे नहीं पता ये पहले भी कभी आई है या नहीं, जुल्करनैन बता सकते हैं, लेकिन एक बात कि नो एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट थ्रू फैक्स email will be placed before the court if any counsel is unable to appear for any reason. The record will be required to argue the case. No adjournment on any ground will be granted. इसका मतलब है कि उस दिन समाअत होगी, आर्गूमेंट करना पड़ेंगे, जो पार्टीज़ हैं नोटिस उनको हो चुके हैं। तो ये मामला एक बड़ा ही संगीन मामला, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया था और पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं करवाए थे, पैसे वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए थे। इसमें साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़जाना, इसमें साबिक वज़ीर दाखिला, इसमें इलेक्शन कमीशन और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। अगर कानून के मुताबिक, बहुत सारे वकला की राय है, कानून के मुताबिक फ़ैसला हो तो ये क्लासिक केस है तौहीन अदालत का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें कोर्ट के पास बड़े वसी इख्तियारात हैं, वो कोई भी फ़ैसला इसमें सुनाया जा सकता है। तो वो जिस यौम हिसाब की बात की जाती थी, बहुत कम टाइम रह गया बंदयाल साहब के पास, लेकिन इस इदारे की रिट को एस्टैब्लिश करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो इदारे की रिट को एस्टैब्लिश करें और बताएं पूरे पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट आइन ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि कानून की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अंदाज करने वालों का हाल क्या हो सकता है। ये इसमें हम अमजद शाह साहब से भी बात करेंगे। और फिर आज तोशाखाना केस
कैदी नंबर 804 अटक जेल, उनकी सज़ा आज सस्पेंड हो गई लेकिन वो ज़मानत भी हो गई, सज़ा भी सस्पेंड हो गई। लेकिन जब तक मेन अपील का फ़ैसला नहीं होगा, मैं सुन रहा था आबिद ज़ुबैरी साहब को, तो तब तक पॉलिटिक्स में वो हिस्सा नहीं ले सकते चेयरमैन साहब, और इलेक्शन भी शायद नहीं लड़ सकेंगे। जेल से बाहर भी नहीं वो अभी आ सकते, इसलिए कि जुडिशल कि वो उसमें है, साइफर केस उन पर डाल दिया गया। लेकिन बहरहाल कुछ वकला कह रहे हैं कि जब तक ज़ाती तौर पर पर्सनली पेश ना किया जाए अदालत के सामने तो जिस्मानी रिमांड नहीं हो सकता। अब कल के लिए जज साहब ने कहा हुआ है उनको पेश करें, कल वो आते हैं या अदालत चलकर को वहाँ पर जेल में जाती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, इसका कल पता लगेगा। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सबसे पहले अमजद शाह साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा इब्तदाया जो मेरा लंबा हो गया और आपको इंतज़ार करना पड़ा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले तो इस पर कमेंट कराइए कि ये यूनानिमस है रेजोल्यूशन, और तमाम जो लॉयर्स के ग्रुप हैं, जो बड़े 2 ग्रुप हैं, वो इसमें यक ज़बान होकर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर करवाया जाए। तो कुछ और मज़ीद बताएंगे, अगर इस बात को नहीं सुना जाता तो बार काउंसिल का अगला फर्दर लाहेअमल क्या होगा? इसका फर्दर लाहेअमल ये होगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से मैं बताऊंगा कि हमारा तमाम रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग एक बुलाने का प्रोग्राम है, और सुप्रीम कोर्ट बार ने एक कन्वेंशन भी अरेंज किया है 7 तारीख को। तो यकीनन फिर वकला जो हैं वो अपना आगे का लायामल तैयार करेंगे और एहतजाज होगा, और जिस तरह भी है हमारी कोशिश होगी कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, आइन और कानून के मुताबिक। शाह साहब, माजी करीब में हमने देखा कि एक डिवीजन नज़र आ रही थी लॉयर्स में, और होती भी है, पॉलिटिक्स है, हर ग्रुप के अपने नज़रियात हैं, देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम रेड लाइन समझते हैं, मसलन जैसे अभी आप भी फरमा रहे हैं 90 दिन इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और फिर हमने ये देखा कि पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं हुए, वो 90 दिन गुजर गए, वहाँ पर हुकूमतें, उनका अब लीगल मैंडेट क्या है, 90 दिनों के लिए आए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी आगे भी कोई पता नहीं कब तक चलेंगे, और बड़े इंपॉर्टेंट वो डिसीजन ले रहे हैं। इस हवाले से भी पाकिस्तान बार काउंसिल कोई लाहेअमल कोई इख्तियार करेगी, कहीं अदालत से रुजू किया जाएगा कि ये इन गवर्नमेंट्स का जो केपी और पंजाब में है उनका लीगल स्टेटस क्या है? ऐसा है कि उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब ने केपी और पंजाब की गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी थी, तो हमने गवर्नमेंट को भी उस वक्त कहा था कि आप इस डिसोल्यूशन को चैलेंज करें, क्योंकि ये डिसोल्यूशन जो है इसको चैलेंज करना चाहिए, और ये आपका स्टांस के तमाम मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन होने चाहिए। ये रीजनेबल भी था, लेकिन ये चीज जो थी कि 90 डेज से ऊपर जाने का आइन का मैंडेट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो कंटेम्प्ट की आप बात कर रहे हैं, ने वो कैबिनेट के पास रखा, कैबिनेट के फैसले को फिर कौमी असम्बली में ले जाया गया, और ये फिर कौमी असम्बली ने उसको मंजूर किया। और ये क्योंकि ये ऐसी सूरत हाल बनाई गई है कि इसमें जी शाह साहब, कंटेम्प्ट का वो कन्विक्शन करने में काफ़ी मसाइल होंगे। ठीक है, आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी इस वक्त शायद, क्योंकि आप ट्रैवल का आपने फरमाया था, तो हम इंतज़ार करते हैं जब आप पहुंच जाएं और स्काइप पर आप आ जाते हैं या किसी जगह पर भले फ़ोन पर ही हों, तो आपसे हम इंशाल्लाह दोबारा भी रब्ता करते हैं और बात करते हैं। मैं यही जो चीज़ है, ज़ुल्करनैन अगर आप इजाज़त दें, हसीब भट्टी साहब स्काइप पर हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बयान फरमाइएगा कि अब ये जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पटिशन है, परसों इसको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया, और ये कह दिया गया है कि आर्गूमेंट होंगे, वकील अगर कोई एडजमेंट कोशिश ना करे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को आर्ग्यू करना पड़ेगा। और ये रिव्यू है, कोई इसमें कोई बहुत लंबी बात नहीं है, इसका बड़ा कोई लिमिटेड सा स्कोप होता है। कैसे देख रहे हैं आप? लगता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है उसको बहाल करने का टाइम आ रहा है? हसीब भट्टी साहब। देखिए समी साहब, आप भी हर समाज के अंदर होते हैं बड़े बड़े केसों में,
तो कुछ हमारे दोस्त कह रहे थे कि चीफ जस्टिस बंदयाल ने कुछ कार्ड जो है वो अपने पास संभाल के रखे हुए हैं। लगता है ऐसे है कि वो कार्ड्स अभी शो करने का टाइम आ चुका है और अभी वो कार्ड शो होने इससे पहले भी एक हो चुका है और इंशाल्लाह आगे भी कुछ। आज भी देखे जैसे उन्होंने आज की समाअत के अंदर बार बार कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो मुदाखलत है, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा। तो इसी तरह ये जो इन्होंने मई के अंदर इंतखाबात का 90 दिन के अंदर अगर नहीं होते तो फिर आइन टूटता है। आइन टूटने की सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होती, वो तो कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जब आप आइन टूटने की उससे फर्दर भी आपको पता है कुछ इसी आइन के अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो भी कुछ लोगों को शायद हो सकता है लपेट में आ सकते हैं। पहले तो यही एक था कि जो आइन टूटने की वो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन चूंकि वो अब तो वो चले गए लोग जिन्होंने करवाने थे, इलेक्शन कमीशन रह गया बाकी। इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी वो कर दी थी कि जी हमें तो फंड्स नहीं मिले, तो उस वक्त फंड्स का मसला होता था। हालांकि अपने बरान असम्बली को आखिरी टाइम के ऊपर वो इतना पैसा देकर गए हैं, उसमें तो सिर्फ आपके पास 40 अरब रुपया चाहिए था, 42 अरब से कितना इलेक्शन के लिए। भट्टी साहब एक सेकंड मेरी बात सुने। इलेक्शन कमीशन को जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट की बात होती है, इतने वसी इख्तियारात हैं, वो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स, हर चीज़ वो स्टेट बैंक के गवर्नर को खुद बुला के कह सकते हैं। कोई भी इदारा उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, आईने पाकिस्तान ये कहता है। लेकिन एक मजाक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, और क्योंकि सब पार्टियाँ मिली हुई थी तो इन्होंने उस ऑर्डर को हवा में उड़ाया और जजेस के वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान लोगों को ले आए और जो गालियाँ निकाली इन्होंने, जो वहाँ पर जजेस को बुरा भला कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एक बाकायदा एक बदमाशी के तहत इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये तो बड़ी एक कमज़ोर सी आप बात कर रहे हैं कि उसने ये कर दिया, उसने इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो वो इलेक्शन करा सकता था, लेकिन वो तो उनके साथ मिले हुए थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन करा सकता था। इलेक्शन कमीशन के पास इतने फंड, अभी भी इतने ज़्यादा उनके पास फंड्स हैं कि इतने महंगे महंगे एक मुस्लिम लीग नून के मैं नाम ले लेता हूँ कि उनके वकला को वो इतनी भारी फीसें दे रहे हैं। अभी तो कुछ और नाम भी चल रहे थे कि उनको भी ये हायर कर रहे हैं इस केस के लिए, तो शाखाना वाले केस के लिए। उनके पास फंड्स तो हैं, फंड्स उन्हें जो दिए गए थे, लेकिन मसला ये है कि ये एक आके मजलूम बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा जी ठीक हो गया, नहीं ये मजलूम तो अब मजलूमियत तो परसों पता चल जाएगी, जुल्करनैन मजलूमियत खुल जाएगी, वो तो पता चल जाएगी। अच्छा आज पहले ज़रा हम जो आज का केस है, जो ये इन्होंने नैब के कवानीन को तब्दील किया, उसकी समाअत हुई आज। मंसूर अली शाह साहब ने फिर ये कहा कि वो चाहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का पहले फ़ैसला हो जाए या इसको फुल कोर्ट सुने, लेकिन उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ अभी तक नहीं किया, वो सुन रहे हैं। आज भी उन्होंने ये कहा कि दिस कंट्रोवर्सी कंक्लूड्स नाउ, मखदूम साहब को मुखातिब करके, कि मेरी वही पोजीशन है और मैं उसी पर स्ट्रेस करता हूँ। आपको क्या लगता है कल जब समाअत होगी तो शाह साहब बैठेंगे या रिक्यूज़ करेंगे? क्योंकि देखिए 4-5 महीने मुसलसल वो केस को सुनते रहे। समीर साहब 48 समाअतें हो चुकी हैं, 48 समातों में से पिछली 2 समातों में वो रिक्यूज़ल की बात कर रहे हैं। रिक्यूज़ल का इन दैट सेंस डायरेक्टली नहीं कह रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले रिजर्वेशन शो हाँ या उसको डिसाइड करें या फिर फुल कोर्ट बनाएं। तो चीफ जस्टिस ने आज ये तो बता दिया बड़ा खुल के, उन्होंने कहा कि जी क्यों हमने अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। उसकी रीज़न उन्होंने बताई कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहले पेश हुए, उन्होंने 2 ऑर्डर्स पढ़ के सुनाए उस केस के 8 मेंबर बेंच के। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने कहा जी लॉ में कोई डिफेक्ट्स हैं, कुछ ओवरलैपिंग आ गई है रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट से, तो लिहाजा पार्लियामेंट इसको रिव्यू करना चाहती है। उन्होंने कहा जी फिर अगली समाअत हुई, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे उस समाअत में, एंटी रूम में वो चैम्बर हेयरिंग हुई, उसमें फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी अभी क्योंकि बजट है, बजट का सेशन आ गया है, ये ख़त्म होगा, इसके बाद जाके ईद आ जाएगी, ईद के बाद फिर पार्लियामेंट के पास टाइम होगा इस मामले को देखने का। लेकिन हमने देखा कि वो धड़ाधड़ मोटरवे से भी डबल ओवर स्पीडिंग के ऊपर कानून साजियाँ होंगी, हर जायज तरीका, सदर के जाली दस्तखत या नहीं दस्तखत हुए, उन्होंने हर तरह का कानून पास किया, इसको छेड़ा नहीं देखा, इसको छेड़ा भी नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब गवर्नमेंट से खुद जब कह रही थी कि लॉ में डिफेक्ट है, हमें इसको ठीक करने दें, पार्लियामेंट को वापस रिव्यू करने दें, तो अब हम पार्लियामेंट को ये मौका ना देते कि वो इसको ठीक करें, या हम खुद ही फैसला सुना देते कि नई महाजराई हम शुरू कर देते, जो अदालत तो कभी नहीं चाहती।
इसलिए उन्होंने कहा कि हमने मौका दिया पार्लियामेंट को और उस वक्त की हुकूमत को कि इस मामले को ठीक करें। अब उन्होंने नहीं किया। अब मौजूदा गवर्नमेंट का उन्होंने कहा अभी तक मुझे स्टांस नहीं पता किया, लेकिन उनके पास भी दो सूरतें हैं। या तो वो ये कहें कि जी अदालत रूटीन का जो अपना काम है जिस अंदाज में कर रही है उस तरह जारी रहे, या फिर वो ये कहें जी सस्पेंडेड लॉ को ऑपरेशनल कर दें अदालत और बाकी सारे काम रोक दें, पहले इसको जो है ना वो देख उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। तो साथ उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ज़रिए अटैक किया गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कि ये बड़ी जो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन की अदलिया की आज़ादी उसको शेक कर दिया गया, उसको हिला दिया गया इसके ज़रिए। तो उन्होंने साथ ही फिर कहा कि मैं मज़ीद इस पर अभी कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि हम ये मुकदमा नहीं सुन रहे, लिहाजा वो फिर इसके ऊपर आए। उन्होंने फिर उनको आगे फर्दर ये कहा कि स्टे इसको देने। अच्छा, मैं यहाँ पर मुझे आपको रोकना है, बड़ी इंपॉर्टेंट आप ये बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक पर मुझे जाना है और वापस जब आते हैं तो एक तो इसके मज़ीद इस पर हम बात करेंगे, और दूसरा ये जो फाइनल काज लिस्ट में ये जो कोई एडजर्नमेंट के हवाले से इतनी वजाहत से लिख दिया गया है, इसका क्या इसका मकसद है। लेकिन और फिर तब अमजद शाह साहब भी आई होप के ही विल बी एबल टू जॉइन अस ऑन द स्काइप, तो इंशाल्लाह इस पर हम बात करते हैं। लेकिन एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ब्रेक से पहले ये कहा था कि ये अजीब मुल्क है। एक शेर सड़क पे निकल आया और पूरा मीडिया उसके पीछे लाइव उसको चलना शुरू हो गया। अब ये ख़बरें आ रही हैं कि चीफ़ मिनिस्टर साहब जो निगरान चीफ़ मिनिस्टर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी रह चुके हैं, अब उन्होंने नोटिस ले लिया और वाइल्ड लाइफ से कहा है कि इस शेर को लेके आएँ। जनाब मकबूल बाकर साहब, अगर आपने नोटिस लेना है तो इलेक्शन कमीशनर को बुलाएँ, उसे कहें कि 90 दिनों में इलेक्शन मैंडेटरी हैं, आप क्यों नहीं इलेक्शन करवाते, और गरीबों पर आप लें एक्शन और नोटिस लें कि ये मर गए लोग, महंगाई में मर गए, वापडा के वो कराची इलेक्ट्रिक कंपनी वालों को बुलाएं, उनसे कहें कि यार ये कुछ थोड़ा सा रीज़नेबल आप काम करें, इस तरह से मत करें, जो करने वाले काम हैं वो करें। ये जो एक मीडिया में आने के लिए नोटिस, मीडिया भी जो नॉन इश्यूज़ हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, उनको हाईलाइट करता है। और अब हमें अमजद शाह साहब भी हमारे साथ हैं, जुल्करनैन भी हमारे साथ है और हसीब भट्टी भी हैं। मैं अमजद शाह साहब की तरफ आता हूं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट उनसे हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन इससे पहले जो जुल्करनैन बात कर रहा था उसको हम ख़त्म कर लेते हैं कि जो आज जो केस के हवाले से जो बात हो रही थी, इसकी नैब तरामीम के केस के हवाले से, तो मंसूर अली शाह साहब कल होंगे? सर कल तो आएंगे तो सही वो हियरिंग के लिए, और उन्होंने आज जिस तरह एंड में अपना स्टांस को रिपीट किया है तो लग यही रहा है कि कल वो आएंगे तो शायद बेंच टूटने का इम्कान मौजूद है। तो क्या ये 2 मेंबर बेंच इसको ले जा सकता है आगे? देखिए, आज क्योंकि जब बात शुरू हुई थी तो मखदूम अली खान साहब ने इस नुक्ते पर आर्ग्यू करने के बाद दोनों जो फ्रीकैन थे, ख्वाजा आरिफ साहब और मखदूम साहब, उन्होंने इस नुक्ते पे आर्ग्यू किया जो पॉइंट मंसूर अली शाह साहब ने अपने नोट में उठाया था कि हमें ये केस सुनना चाहिए या नहीं, या फुल बेंच बनाएं या पहले उसको डिसाइड करें। दोनों ने अपनी ओपिनियन दी, फिर उन्होंने अपना ओपिनियन दोहरा दिया कि मैं इस पर बार फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इट कंक्लूड्स दिस पॉइंट। हाँ जी, तो मखदूम अली खान साहब ने मेरिट्स के ऊपर अपने आर्गूमेंट स्टार्ट किए थे। अब कल 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो वो आते ही कह देंगे क्योंकि मेरी राय नहीं मानी जा रही, फुल कोर्ट नहीं बन रहा, तो मेरी नज़र में इसकी समाअत नहीं हो सकती, वो रिक्यूज़ कर देंगे। तब तो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, वो उसी वक्त जाके 2 मेंबर बेंच बाकी जो 2 मेंबर है वो बना के इस केस को सुन सकते हैं, या फिर वो उनसे ये कहें कि पहले मेरिट्स के ऊपर आर्गूमेंट्स जो हैं मखदूम अली खान साहब के वो कंक्लूड हो जाए, जजमेंट रिज़र्व कर दें, फिर शाह साहब अनाउंस कर दें अपना रिक्यूज़ल या रिज़र्व हुई जजमेंट के बाद वो अगर ये लिख दें कि जी मैं तो इस केस को सुनना ही नहीं चाह रहा था या सुनना नहीं चाहिए इसको। वैसे तो 48 बातें हो गई हैं, अब जो लिखना है उन्होंने तफसीली फैसले में लिखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब एक तो मुझे लगता है कि अगर वो रिक्यूज़ करेंगे तो वो बड़ा उन पर बड़ा एक अपने बड़े सवाल, और वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त जज और बड़ा अपराइट आदमी है शाह साहब, वो उनके ऊपर बड़ा बैकलैश है, बड़ा बैकलैश है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि अमजद शाह साहब हमारे साथ हैं और आप भी आज कुछ सवाल उनसे करना चाह रहे हैं आज की मीटिंग के हवाले से, ये जुल्करनैन हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। शाह साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं आज की मीटिंग के हवाले से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
शाह साहब, आज जब ये मीटिंग हो रही थी तो अब खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि हमारे प्रेस रूम के साथ ही ऑफिस कमरा है जहाँ पर आप लोगों की मीटिंग हो रही थी और हम लोग कान लगा के बैठे हुए सुन रहे थे। कुछ ऊंची ऊंची आवाज़ें हमें भी आ रही थी। कुछ आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कुछ सवालात हो रहे थे, कुछ एहसन भोन साहब किसी बात का जवाब दे रहे थे, तो काफ़ी नरम गरम माहौल भी रहा है। तो सुना है कि बड़ी टफ क्वेश्चनिंग हुई है आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कि आप तो खुद उस काबीना का हिस्सा थे जिन्होंने मरदमशुमारी को ओके किया और कहा कि ठीक है जी, CCI ने भी इसको ओके कर दिया, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने खुद इलेक्शन डिले का एक मैकेनिज़्म दे दिया। अब आप फिर ये एलामिया भी कर रहे हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। तो ये इस पे जो अहवाल था वो थोड़ा सा बताएं कि वो इतना शोर शराबा किस चीज़ का था? वो इस तरह से था, खैर शोर शराबा नहीं था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वो पोजीशन वाजी की कि ICC का इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या फैसले हुए थे। इससे पहले ये 2017 की मरदमशुमारी थी और इसमें फिर इसको 2 दफा इसका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ और फिर और PTI भी इसमें शामिल थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल बैठ के ये सारा फैसला किया था। वो उन्होंने एक तफसील बताई थी। लेकिन हाउस जो था, इसी तरह एहसन भून साहब ने भी आइन और कानून की जो शिकें हैं उनको सबको मिला के पढ़ने की बात की थी। लेकिन हाउस की अक्सरियत और फिर बाद में यूनानिमसली फैसला ये हुआ कि जो भी सूरत हाल हो 90 डेज से आगे जो है ये इलेक्शन नहीं जाना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो अगर कोई डिलिमिटेशन करते भी हैं तो उसको एक्सपेडाइट करें। शाह साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल तो कह लें कि एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे पाकिस्तान के वकला तंजीमों की नुमाइंदा है, सबकी नुमाइंदगी इसके अंदर शामिल है। आपने जैसे बताया कि 7 तारीख को एक कन्वेंशन हो रहा है, तो क्या ये कन्वेंशन ही होता रहेगा या आप क्योंकि लीगल फर्टर्निटी हैं आप लोग क्या अदालत से भी रुजू करेंगे, क्योंकि आप तो खुद एक पहिया हैं पूरे जुडिशल निज़ाम को और इम्पोर्टेंट 3 आप स्टेक होल्डर हैं? हाँ, इसमें ऐसा है कि पहले हमने रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल पर बुलाई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 7 कन्वेंशन भी बुला लिया है। उसमें तमाम रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वो लायामल तैयार करेंगे और फिर उस लायामल के मुताबिक जो है लीगल फर्टिनिटी जो है वो आगे प्रोसीड करेगी। शाह साहब, ये सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटीशन ऑलरेडी दायर की हुई है 90 डेज में इलेक्शन कराने की, क्या उस पर डिस्कशन हुई है कि उसकी हिमायत हमने करनी है नहीं, क्योंकि एलामिया तो बग़ैर उसको सपोर्ट कर रहा है, कोर्ट में उसको सपोर्ट करना है या नहीं? इस हवाले से क्या लायामल है? ये इसमें के बारे में भी लायामल जो है वो हमारे तमाम पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो हम चाहते हैं कि सारे लोग ऑन बोर्ड हों और फिर हमारे सब जो फैसले हैं वो उसके साथ एक पूरी ताकत के साथ हम फैसला करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो आपको भी इसमें हम ज्वाइन करेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अमजद शाह साहब भी हमारे साथ हैं। शाह साहब, मैं जो प्रेस रिलीज़ आपकी देख रहा था उसमें आपने जो टॉप प्रायोरिटी दी है वो प्राइस हाइकिंग को दी है, तो ये तो इशू बड़ा गर्म है इस वक्त, पूरे लोग इस पर जो है परेशान हैं, तो इस पर क्या आपकी कोई ख़ास कोई मतमा नज़र है, कैसे इसको हैंडल किया जाए? अभी शाह साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी शाह साहब, मुझे सुन रहे हैं आप? जी सर, सुन रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई को आपने बड़ी प्रायोरिटी दी है। प्रेस रिलीज में जो टॉप पे जो इशू है वो महंगाई का ही है। जी शाह साहब। जी सर, और इसको मैं जवाब दूं? मैं जी जी प्लीज प्लीज। हाँ, मैं सर असल में इस तरह से है कि अगर आप IMF की रिपोर्ट पढ़ें तो 17 अरब डॉलर आप मराहत याफ्ता तबके को सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने कहा आप किसी सरकारी मुलाजिम को 2 कनाल से बड़ा घर न दें। पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों सरकारी मुलाजिम हैं जो 80-80 कनाल के घर पे रह रहे हैं। हमने ये कहा कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो ये टास्क लेने को तैयार नहीं, बाहर अपने तौर पे ये टास्क लेगी, लोगों को अवेयर करेंगे
कि किसी भी शख्स को, ना फौजी को, ना सिविलियन को, ना सदर पाकिस्तान, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ना आर्मी चीफ, किसी को कोई मराद, ना इलाज, ना बिजली, ना गैस, ना पानी, कुछ फ्री नहीं होगा। तनख्वाह पे काम करें, ठीक है, जो नहीं करता वो छोड़ के जाए। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ तनख्वाह पे इस कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो मुलाजमीन जो है वो अयाशी कर रहे हैं, और जो इस मुल्क के मालिक हैं, आम आवाम, वो इलाज के लिए, वो खाने के लिए, वो बिजली के लिए, वो गैस के लिए दर दर पे फिर रहे हैं। ये कैसा मुल्क है कि जिसके मालिक को वो सहूलत नहीं है जो मुलाजमों को है, और ये मुलाजिम खुद ही अपने आप को सहूलतें दे रहे हैं। ठीक हो। नेपरा और ओगरा, जो लोग बिजली और गैस की कीमत तय करते हैं, उनकी बिजली और गैस फ्री है, और जो लोग पैसे जिन्होंने खरीदनी है, उन गरीबों का वहां पे आवाज ही नहीं है। और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ मिली हुई हैं, और वो जो है उनकी गद्दारी है कौम के साथ। ये बिल्कुल ठीक है। ये जुल्करनैन जी एक सवाल छोटा सा आपके एलामिया से और है कि जो दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा इशू लिया गया, वो जस्टिस आमिर फारूक साहब का लिया गया। उनके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, तो उसके हवाले से मजम्मत उसकी की गई और कहा गया कि जो भी जिम्मेदारान है कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो रद्द-ए-अमल शहबाज शरीफ साहब ने दिया, और जो अतात आरड़ साहब और दीगर लोग जलसों में नाम ले लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का और उनके बाकी साथी जजेस का जिस अंदाज में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनकी मजम्मत पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कभी सामने नहीं आई। तो ये दोहरा मेयार नहीं क्या नजर आ रहा आपको बार का? बार कौंसिल हमेशा, ये तो अनारकी है। देखिए, अगर अदालतों की इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं होगी फिर तो अनारकी होगी। हर बंदे ने अपना फैसला फिर खुद ही करना है। तो अगर हमने एक महज़ब माशरे में हम रहते हैं, तो वहां पर जो हमारी अदालतें हैं, इनका इज्जत और एहतराम जो है उसको मलूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर उन पे तनकीद भी करें तो एक इज्जत के दायरे में रह के तनकीद आप कर सकते हैं उनकी जजमेंट पे। उससे ज्यादा जब आप करेंगे, आप उनको मलाइन करेंगे, आप उनकी इज्जत में कमी का बायस बनेंगे, तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। चाहे शहबाज शरीफ साहब करें, चाहे पीटीआई वाले करें, चाहे नून लीग वाले करें, चाहे मौलाना साहब करें, चाहे पीपल पार्टी वाले करें। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन बहुत अच्छा होता, या शायद आगे कभी आ जाएगा अगर इस चीज़ का जिक्र प्रेस रिलीज़ में भी आ जाए। बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही कि कोई भी अगर ये करे तो मुनासिब नहीं है। हसीब भट्टी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, मैं माफ़ी चाहता हूँ ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे सका। नाउ व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? कल क्या होगा और परसों क्या होगा? देखिए समी साहब सबसे पहले तो जो आपने इंट्रो में भी दिया था, और अभी शाह साहब से भी जुल्करनैन ने भी सवाल किया, आपने भी, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आप देख लें जो प्राइस हाइक है, खुसूसन जो बिजली के बिलों के हवाले से है, इस कदर खुदकुशियाँ हो चुकी हैं, और हमारा मीडिया उस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे रहा। वो आप वाली बात है कि वो शेयर के पीछे लगेंगे। ये जो चीज़ है ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ जाएगी। जो इस वक्त हमारे निगरान आला है, उनकी जो थॉट्स है वो भी आपने सुन लिए, जो पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं उस हवाले से उन्होंने क्या कहा था। इनकी प्रायोरिटी ऐसी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी सिर्फ एक शख्स है जिसको कुछ वो करना है, अंदर रखना है। या कैदी नंबर 804, बस इनकी सिर्फ ये प्रायोरिटी है, इसके अलावा और कोई प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जुल्करनैन। मेरा सवाल आपसे ये है कि IMF से रिलीफ, वो उसके लिए बात करना पड़ेगी। ये जो निगरान है इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, ये नॉमिनेटेड लोग हैं, लोग फंस गए हैं, तो ये तो सारा सिस्टम कैसे चलेगा? इनके पास तो कोई वो है ही नहीं है, कोई वो इख्तियार ही नहीं है। आज खुद इन्होंने कहा सर, IMF ने अपना एलामिया जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि पहली किस्त उन्होंने पिछली गवर्नमेंट को दे दी है, अगर शराइत पूरी की गई तो दूसरी किस्त निगरान को और तीसरी मुंतखब को दी जाएगी। शराइत उन्होंने पूरी कर दी हैं। अब ये शराइत में नरमी के लिए बात तुमसे कौन करेगा, किस तरह करेंगे? अगले पैसे नहीं लेने आपने उनसे। एक अजीब उलझन में पाकिस्तान फंस। हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन, आपने भी बड़ी खुलकर बात की। अमजद शाह साहब ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर बयान किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को जहाँ पर बिठा दिया गया है उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जो सूबाई हुकूमतें हैं पंजाब और KPK, इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल इलीगल, ये कब्ज़ा ग्रुप है। और जो वफाकी हुकूमत है उसका मैंडेट नहीं है इकॉनमी को ठीक करना। जो निगरान है इनका काम है इलेक्शन कराना, और इलेक्शन कमीशन जो बना इसलिए था कि इलेक्शन करवाना है, वो कहता है जी मैं इलेक्शन करवा नहीं सकता। लेकिन
परसों बड़ा डिसाइसिव दिन होगा। जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाया, वो सब बंदयाल साहब के नरगे में आने वाले हैं। और वो बहुत कुछ जो नहीं हुआ वो होगा। और फिर मुझे वो बात याद आ रही है कि हम देखेंगे, परसों हम देखेंगे। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।